बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपडेट्स देंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से। एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के आईजी के बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए हैं और ये केस है परवेज़ इलाही साहब का। उनकी जो अहलिया हैं कैसरा इलाही, उन्होंने जो तौहीन अदालत की पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई थी, उसके ऊपर इस्लामाबाद के आईजी इस्लामाबाद को अदालत ने तलब किया था, लेकिन आईजी इस्लामाबाद वहाँ पर पेश नहीं हुए। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी इशू किए हैं और केस की जो तारीख़ है वो अब 18 सितंबर है 2023 और उससे पहले अब आईजी इस्लामाबाद को पेश होना पड़ेगा अदालत में। और प्रोसीजर यही होता है कि अगर बेलेबल अरेस्ट वारंट्स पे नहीं आते तो फिर नॉन बेलेबल निकलते हैं और उसके बाद फिर और वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की ड्यूटी लगाई है कि वो वारंट्स के ऊपर एग्जीक्यूट कराएं। ये अफसोसनाक बात है कि अदालत बुला रही है और आईजी इस्लामाबाद जो है उनको बिल्कुल एहसास नहीं है और अदालत को वारंट्स उनके निकालने पड़ रहे हैं। एक तो ये ख़बर है। दूसरी ख़बर चीफ जस्टिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से है और जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की है अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट तकरीब से ख़िताब करते हुए, एक तरह से मेरे ख़्याल में ये उनका शायद आखिरी ख़िताब है। हो सकता है कि इसके बाद वो फुल कोर्ट वो जो उनका होता है जाते हुए वो ना करें, क्योंकि उनसे एक सवाल आज ये हुआ है कि क्या इसके बाद भी आपकी फेयरवेल जो तकरीब होती है वो होगी। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने तकरीर कर तो दी है, तो एक ही बंदे को बार बार सुन के आप लोग बोर हो जाएंगे। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हम भी इस इंतज़ार में, जब पता लगेगा तो अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि जी वो दोबारा ख़िताब करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे उन्होंने कहा है कि आज उन्होंने ख़िताब कर दी है, उनका आखिरी ख़िताब है। तो इस वजह से ये ज़्यूम किया जा सकता है कि ये उनका आखिरी ख़िताब था। तो उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस साल के 9 माह में सिर्फ़ एक खुद नोटिस लिया है उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर तनकीद इतनी ज़्यादा हुई है कि जैसे उन्होंने पता नहीं कितनी मुदाखलत की है हुकूमत के मामलात में। और ये बात दुरुस्त है कि एक ज़माने में तो सो मोटो नोटिस जो हैं वो बड़ी क्वांटिटी में लिए जाते थे और हर रोज़ लिए जाते थे और हर इशू पे तकरीबन लिए जाते थे और बारहा लिए जाते थे और किसी की हिम्मत और मजाल और ज़रूरत नहीं होती थी खुद नोटिस की जो अथॉरिटी या उसका जो इख्तियार है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो लेते थे, जब वो थे इफ्तिखार चौधरी साहब या उनके बाद साकिब निसार साहब, उस इख्तियार को कोई चैलेंज करे सियासतदान, और अगर कोई करता था तो तौहीन अदालत की कार्रवाई में 5 साल के लिए नायल भी हो जाता था और सज़ा भी हो जाता था। लेकिन अभी उमर अता बंदयाल साहब ने 9 महीने में सिर्फ एक सो मोटो नोटिस लिया है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसके बावजूद जितनी तनकीद पीडीएम की जमातों ने उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस के ऊपर सियासी बुनियादों पे की है वो बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो गुड टू सी यू कहा था उससे भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि डैम फंड के हवाले से भी ये कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डैम फंड है, हालांकि वो हुकूमत की सिक्योरिटी में है। उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कहा कि उनके लिए वो बहुत मोतबर हैं और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो खुद नोटिस के हवाले से कोई बेहतर मैकेनिज़्म बनाएंगे। ये जो सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार है उसके हवाले से कोई बेहतर मैकेनिज़्म बनाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ की। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट से ख़बर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक ख़बर उस्मान डार के हवाले से है। 2 दिन पहले उनके हवाले से ख़बर नशर हुई थी कि जी वो कराची में मलीर के इलाके से उनको हिरासत में लिया गया। उनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उस्मान डार साहब को अगवा कर लिया गया है और उनके बारे में कुछ पता नहीं है, उनको बाजियाब कराया जाए, उनको अदालत में पेश किया जाए। उस्मान डार की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी यही कह रही है कि ये उनको अगवा किया गया है और वो गुमशुदा हैं और उनको बाजियाब किया जाए और उनको पेश किया जाए। लेकिन अभी तक किसी भी कानूनी फोरम पे किसी अदालत में या किसी थाने में उनकी गिरफ़्तारी का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। सदर के हवाले से आज एक ख़बर आ रही थी कि जी हो सकता है सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दें और वज़ारत कानून से उन्होंने मुशावरत लिया, वज़ीर कानून उनको जाके मिले हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये क्लैरिफिकेशन आई कि सदर अभी फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे
कोई इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करने नहीं जा रहे हैं। वो वज़ीर कानून से या वज़ारत कानून से मुशावरत करना चाहते थे और वो उन्होंने की है। अब एक चीज़ तो ये सेटल हो गई है कि फ़िलहाल आरिफ अलवी साहब का रिज़ाइन करने का कोई इरादा नहीं है, वो कंटिन्यू करेंगे। तारीख़ के हवाले से बहुत सारी जगहों से उनके ऊपर ये डिमांड है कि वो तारीख़ दें इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि आइन की रूह से ये उनकी ज़िम्मेदारी है। उनकी अपनी जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी ये चाहती है कि वो ऐलान करें, पाकिस्तान बार काउंसिल भी चाहती है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर वकला की बार एसोसिएशंस भी ये चाहती हैं और समझती हैं कि सदर के पास तारीख़ देने का इख्तियार है। पाकिस्तान में कुछ सियासी जमातें और भी हैं जो चाहती हैं, जो मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी है, वो भी अभी थोड़ी देर पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे उनका भी यही कहना था और मानना था कि सदर का इख्तियार है और सदर को तारीख़ देनी चाहिए इंतखाबात के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे इसकी बहुत बड़ी मुखालिफ है। और आज जब ये ख़बर आई कि सदर इंतखाबात के हवाले से तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं मुमकिना तौर पे, तो मुस्लिम लीग नवाज़ के अता ताड़र ने फ़ौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो उन्होंने सदर के इस इख्तियार को चैलेंज करते हुए कहा कि उनके पास तो इख्तियार है नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी देखें, अब तो हालात बड़े बेहतर हैं, मईशत बड़े बेहतर तरीके से चल रही है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं उसके बाद करेंसी पाकिस्तानी रुपी जो है उसकी कदर में इजाफ़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और चोरी पर क्रैकडाउन हुआ है। तो अगर इन हालात में सदर पाकिस्तान इंतखाबात के हवाले से तारीख़ का ऐलान करते हैं तो उससे फिर गैर यकीनी की सिचुएशन पैदा होगी। यानी कि वो ये कह रहे हैं अता ताड़ड़ कि जो काम उन लोगों से 16 महीने में, पीडीएम की हुकूमत से 16 महीने में जो काम नहीं हुए, वो ये कह रहे हैं कि चंद हफ्तों में निगरान हुकूमत ने वो काम बहुत बेहतर तरीके से करने शुरू कर दिए हैं और उनकी नज़र में अभी मईशत में बहुत बेहतरी आ रही है। और अगर इलेक्शंस की तारीख़ का ऐलान कर दिया जाता है तो उससे फिर मौशी बहरान में इजाफ़ा होगा। ये आप अंदाज़ा करें कि एक सियासी जमात जो ख़ुद को एक जमहूरी सियासी जमात कहती है और जो जमहूरियत के दावेदार हैं और जो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं या वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं, ये उनका स्टांस है इंतखाबात के हवाले से। और मैं राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी देख रहा था जिसमें राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि जी ये जो नैरेटिव है या ये जो मौक़िफ़ है कि इंतखाबात कराने से बहरान हल हो जाएंगे या बहरानों का हल इंतखाबात में है, मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। तो फिर आप किस चीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं? यानी कि अगर इंतखाबात कराने में हल नहीं है तो इंतखाबात में ताख़ीर करने में हल है, और अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो उससे तो जमहूरियत की नफ़ी होती है, और जमहूरियत की नफ़ी होती है तो आइन की नफ़ी होती है, आइन की नफ़ी होती है तो कानून की बालादस्ती की नफ़ी होती है, और अगर कानून की बालादस्ती की नफ़ी होगी तो उससे फिर गैर यकीनी और सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी बढ़ती है। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह का यही मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंतखाबात आगे भी चले जाएँ, बल्कि वो चाहते हैं कि आगे जाएँ ताकि पॉलिटिकली वो अपना जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर कर सकें। और मियां नवाज़ शरीफ जिनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि वो 15 अक्टूबर तक उनकी वापसी हो जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि अक्टूबर में वापसी के बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको कुछ देर मिले और उतनी देर में निगरान हुकूमत कुछ और ऐसे फ़ैसले करे, जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोल का महंगा होना है, बिजली का महंगा होना है, गैस का महंगा होना है, जो कि IMF की वजह से करने ही पड़ेंगे। तो उससे फिर मियां नवाज़ शरीफ को डैमेज रिकवर करने में आसानी पैदा होगी। बहरहाल पाकिस्तान में जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हुआ हूँ कि ये डिबेट चल रही है कि जी सदर ने देनी है इंतखाबात की तारीख़ या फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी। इंतखाबात 90 दिन में होने हैं या 120 दिन में होने हैं या उसके भी बाद होने हैं, इंतखाबात से बहरान हल होंगे या नहीं होंगे। यानी कि आप अंदाज़ा करें ये वो वाले सवालात पर बहस हो रही है बाकायदा तौर पे जो किसी भी जमहूरियत में इस्टेब्लिश्ड और सेटल्ड प्रिंसिपल्स होते हैं। यानी कि जो चीज़ किसी भी डेमोक्रेसी में इस्टेब्लिश्ड होती है ना, सेटल्ड होती है, जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती है कि इलेक्शंस होने हैं जी, इस मुद्दत में होने, इतनी देर में होने, ये ड्यूरेशन होगी, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस के बगैर कैसे कोई डेमोक्रेसी आगे चल सकती है। उन सवालात पे पाकिस्तान में डिबेट हो रही है और
जब पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल राइवल है, रवायती हरीफ है हिंदुस्तान, उसका आप देखें कि वो G20 समिट को होस्ट कर रहा है बाकायदा तौर पे, और पूरी दुनिया की जो 20 बड़ी मीशत हैं, इकोनॉमीज़ हैं 20 बड़ी, उसके जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो इस वक्त हिंदुस्तान गए हुए हैं और वहाँ पे हिंदुस्तान उन्हें होस्ट कर रहा है। और मोदी की तस्वीर कभी आ रही है प्रेसिडेंट बाइडन के साथ और दीगर हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ द स्टेट जो वहाँ पर गए, मिसाल के तौर पे जर्मनी के चांसलर हैं, या फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, इजिप्ट के जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं वो वहाँ पे हैं, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे हैं। तो जो दुनिया की 20 बड़ी मईशतें हैं या तगड़ी जो मईशतें हैं, इकोनॉमीज़ हैं, वो उनकी जो हुकूमतों के हेड्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन सबको होस्ट कर रहा है हिंदुस्तान। और आई हैव टू से कि पिछले कुछ अरसे में हिंदुस्तान ने अपने इमेज पर बहुत काम किया है इंटरनेशनल लेवल पे ख़ास तौर पे, और एक और इवेंट जिसकी वजह से उनको बड़ा बूस्ट मिला है वो उनका चांद पर पहुंचना है, चंद्रयान 3, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया में, पूरी दुनिया में, पूरे वेस्ट में ये ख़बरें लगी हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जो कि चांद पर पहुंचा, और पहला मुल्क बन गया जो चांद के इस मखसूस हिस्से पर पहुंचा, लैंड किया। और सर्टनली एक उससे हिंदुस्तान के इमेज को बूस्ट मिला है कि ये दुनिया की वो मुल्क जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क की हद तक बल्कि खला को मुसख्खर कर रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान का नाम शामिल हुआ है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ अफसोस मुझे इस बात का है कि हम अपने जो कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारे बुनियादी इश्यूज़ हल होंगे तो फिर हम दीगर मामलात की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम तरक्की की राहों पर गामज़न होंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, कोई प्लानिंग बनाएंगे, कोई स्ट्रेटजी बनेगी, कोई चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कोई डेवलपमेंट का सोचेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का सोचेंगे, कोई बायलैटरल ट्रेड का सोचेंगे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ का सोचेंगे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे हम मुख्तलिफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के हवाले से दीगर मुल्कों से बात करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडिंग बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उम्मत मुस्लिमा को लीड करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ पाकिस्तान में पोटेंशियल है करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के इस वक्त अंदरूनी सियासी हालात हैं वो क्योंकि इस हद तक इस वक्त अनफेवरेबल हैं या बहरान का शिकार हैं, जिसकी वजह से मईशत भी बहरान का शिकार है, और इन अंदरूनी हालात की वजह से, क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान जो है वो फ़िलहाल जो है मुश्किल एक दौर में से गुज़र है। लेकिन लेट्स होप एंड प्रे कि इस मुश्किल दौर में से पाकिस्तान बाहर निकले और पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में जिसमें वो दुनिया में लीड करने का पोटेंशियल रखता है, उस पोटेंशियल को अपने ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज़ करे। और हिंदुस्तान जो कोशिश करता है पाकिस्तान को ट्रिवलाइज़ करने की, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान हिंदुस्तान को दे। लेकिन ये सिर्फ बातों से पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए कुछ सीरियस एक्शंस चाहिए होंगे। अब वो कब होंगे ये एक सवाल है जिसके लिए कोशिश करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।